फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमको अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना है तो उसके लिए आवश्यक है कि हमको किसी भाषा का ज्ञान हो, क्योंकि बिना भाषा के ज्ञान के हम अपनी बातों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते और सामने वालों को भी उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर सामने वाला आपकी भाषा को नहीं समझ रहा है तो आपकी बातों को, आपके विचारों को वो नहीं समझ सकता। तो भाषा ज्ञान हमको आवश्यक है ताकि हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें। तो आइए जानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा क्या है। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति भास धातु से हुई है। भास का तात्पर्य है कहना, प्रकट करना अथवा संप्रेषण करना। इस प्रकार हम सरल शब्द में, सरल ढंग से कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं अथवा दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं, वही माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसके द्वारा हम जिससे हम बोलकर अथवा सुनकर समझते हैं। जैसे कोई दादाजी होते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो दादाजी अपनी बातों को या कहानी को बोलकर समझाते हैं और हम उनके बातों को, उनके कहानियों को हम सुनकर समझते हैं, तो वो मौखिक भाषा हुई। जैसे टीवी में समाचार देते हुए वाचिका जो होती हैं, वो भी मौखिक भाषा में हमको समाचार सुनाते हैं और उनके बातों को हम सुनकर समझते हैं, तो वो मौखिक भाषा हुआ। लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने बातों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के बातों को पढ़कर समझते हैं। जैसे हम अपने बातों को पत्र के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के बातों को, दूसरों के भावनाओं को हम पत्र में पढ़कर समझते हैं। जैसे किताबों में कविता लेखक अपनी कविता के द्वारा अपने बातों को प्रकट करता है और हम उसकी कविताओं को पढ़कर समझ जाते हैं, तो वो लिखित भाषा का एक रूप है। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम संकेत के द्वारा समझ जाते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े ट्रैफिक पुलिस हमको संकेत के द्वारा यह बताता है कि कब हमको चलना है, कब हमको रुकना है। क्रिकेटर में एक एम्पायर जो होता है वो हमको संकेत के द्वारा बताता है कि कब क्रिकेटर आउट हुआ है, कब क्रिकेटर ने छक्का मारा, तो वो संकेतों के द्वारा हमको अपनी बातों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा हुआ। इस तरह एक भाषा का परिभाषा बनता है कि भाषा वह माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को लिखकर, बोलकर अथवा दूसरों के बातों को पढ़कर अथवा सुनकर समझते हैं, वह भाषा कहलाता है। अब भाषा के कुछ विशिष्ट रूप हैं, जैसे कि मातृभाषा बच्चे को माता के द्वारा सिखाई जाती है। परिवार में प्रयुक्त भाषा ही बालक बोलने लगता है। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। हिंदी भाषी परिवार के बच्चे हिंदी बोलने लगते हैं तथा उर्दू भाषी परिवार के बच्चे उर्दू बोलने लगते हैं और इंग्लिश भाषी परिवार के बच्चे इंग्लिश बोलने लगते हैं। तो ये मातृभाषा हुई। बोली भाषा का अल्प विकसित रूप कहा जाता है। इसका प्रयोग एक सीमित क्षेत्र में होता है। एक प्रांत में अनेक बोलियां प्रचलित, जैसे उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज, भोजपुरी आदि की प्रमुखता है। कुछ अन्य बोलियां जैसे कि राजस्थानी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि, ये सब बोलियां कहलाती हैं। राजभाषा भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। विश्व के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में अंग्रेजी, चीन के बाद हिंदी का तीसरा स्थान है। उर्दू को मिला देने पर इसका दूसरा स्थान हो जाता है। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों के कामकाज के लिए किया जाता है, वह राजभाषा कहलाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कामकाजों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी भाषा कहलाती है। उसके बाद आता है बोली में किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है, राजभाषा भी हो गया। अब आते हैं राष्ट्रभाषा वह भाषा होता है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र में मुख्य रूप से बोला जाता हो। जैसे कि भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी दिवस
अब हम देखते हैं लिपि किसे कहते हैं। मानव को भाषा के विकास करने के क्रम में कुछ ध्वनियों को निश्चित रूप से देने की आवश्यकता महसूस हुई। इन ध्वनियों को चिन्हों का रूप दिया गया। यही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाए, अर्थात भाषा के वर्णों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे कि कुछ भाषाएं हैं, हिंदी की भाषा देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली की बांग्ला और अंग्रेजी की रोमन। तो ये सब भाषाएं हैं और इन सब की लिपियां। तो प्रत्येक भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी के जो चिन्ह होते हैं, हिंदी की जो लिपियां होती हैं वो देवनागरी होती हैं। संस्कृत की जो लिपियां होती हैं वो देवनागरी होती हैं। उर्दू की जो लिपि होती है, उर्दू के जो चिन्ह होते हैं जिसके द्वारा हम उर्दू लिखते हैं वो फारसी होती है। पंजाबी के जो चिन्ह होते हैं, पंजाबी की जो लिपि होती है वो गुरुमुखी होती है। बंगाली की जो लिपि होती है वो बांग्ला होती है। अंग्रेजी की जो लिपि होती है वो रोमन होती है। इस तरह भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। यह भाषा को संयत करता है। जैसे दो छात्र आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, अगर व्याकरण का हमको ज्ञान नहीं रहेगा तो हम ना शुद्ध रूप से लिख पाएंगे, ना शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, ना ही शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रही है, लड़कियां खेल रही हैं, जाते हैं हम अपने घर। तो क्या यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें पहले में देखिए घोड़ा दौड़ रही है, तो लिंग के आधार पर इसमें गलतियां हैं। घोड़ा दौड़ रही है नहीं, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। फिर दूसरे में है लड़कियां खेल रही हैं, तो इसमें वचन के हिसाब से गलतियां हैं। तो लड़कियां खेल रही है नहीं, है होगा, हैं। तो इसमें वचन के हिसाब से गलतियां हो। फिर जाते हैं हम अपने घर, तो इसको हम मतलब ये वाक्य जो है पूर्ण रूप से इधर उधर उलट पुलट कर लिखा गया है। तो सबसे पहले हिंदी के अनुसार हम सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, तो इसमें कर्ता हम है तो हम होगा। फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि कर्म लिखेंगे तो हम अपने घर, हमारा कर्म हुआ। फिर उसके बाद हम लिखेंगे क्रिया जाते हैं, तो हम अपने घर जाते हैं। तो इस प्रकार बिना व्याकरण के ज्ञान से हम शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना नहीं सीख सकते। इसलिए भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इस तरह हमने आज क्या क्या पढ़ा उसको सार संक्षेप में देखते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों एवं कथनों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। ध्वनियों के लिखने की विधि लिपि कही जाती है। भाषा को परिष्कृत शुद्ध बनाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। हिंदी हमारी राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा है।